हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बेसिक इंग्लिश कोचिंग में। जो तीन टेंस होते हैं, इंडिफिनिट कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी प्रेजेंट इनफिनिट, पास्ट इनफिनिट, फ्यूचर इनफिनिट, ये तीनों मैंने आपको बहुत विधिवत पढ़ा दिया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया है। अब जैसे तीन इंडिफिनिट चले वैसे तीन कंटिन्यूअस चलेंगे। यकीन मानिए बहुत ही इजी सेंटेंस है, बहुत ही इजी टेंस है और बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे अगर आपने पहले मेरे वीडियोज़ को, जितने भी वीडियोज़ हैं उनको देखा है तो। लेकिन इससे पहले, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर एज मच एज इट इज़ पॉसिबल। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, जितना हो सके व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर शेयर करिए। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस अब आपके सामने है जिसे मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। बहुत इजी है, अगर आप अंत तक वीडियो को देखते हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, काम प्रेजेंट में होगा और कंटिन्यूअस का मतलब जारी होना, काम जारी रहेगा। तो इसे कंटिन्यूअस यानी काम जारी रहता है, इसीलिए इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम कहते हैं। इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे, कैसे पहचानेंगे हम कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है? इट इज़ वेरी इजी। सिंपली आप समझ जाओगे कि कैसे इसको पहचानना है, क्योंकि हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, या कभी कभी हुआ है, हुई है, हुआ हूँ, हुए हो। ये चीज़ ध्यान रखिए, कभी कभी ये भी आ जाता है, हुई है, हुआ हूँ, हुए हो या हुआ है। इस तरह के शब्द लास्ट में लिखे रहते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं लास्ट में आ गया, देखिए रही है, ये लास्ट में हो गया रहा है, रहा है, रही है। यहाँ पर देख सकते हैं आप रहे हो, रहा है, रही है, रहे हो, या फिर हुए हैं, हुए हो आदि शब्द आ सकते हैं। तो जितने भी 8-9 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, इसके अंत में आप देख रहे होंगे कि रहा है, रही है, रहे हैं, या हुआ है, हुई है, हुए हैं आदि शब्द आते हैं। दोस्तों ये बात आप ध्यान रखिए कि जब तक आप सेंटेंस को पहचानेंगे नहीं और उसका नियम आपको याद नहीं रहेगा तो पहचान के भी क्या करेंगे अगर नियम नहीं याद रहेगा। दोनों साथ में होना चाहिए। पहचानिए कि हाँ ये फला टेंस है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें रहा है, रही है, रहे हैं जुड़ा है, और इसमें हमें क्या करना है कि सभी एक वचन सब्जेक्ट के साथ इसका प्रयोग करना है, बहुवचन के साथ आर का प्रयोग करना है, आई के साथ एम का प्रयोग करना है और वर्ब में आईएनजी जोड़ देना। जैसा कि यहाँ पे रूल लिख दिया है मैंने, ही सी इट, ही सी इट जिनको सिंगुलर समझा जाता है और सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सहायक क्रिया इज, IS इज का प्रयोग हुआ। इज आप पढ़ चुके हैं। यू, वी, दे और सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सहायक क्रिया आर का प्रयोग होगा, आर, ये ध्यान रखिए। और फिर आई के साथ वन एंड ओनली एम का प्रयोग करके क्रिया यानी वर्ब में हम फोर्थ फॉर्म जोड़ेंगे। ध्यान दीजिए, फोर्थ फॉर्म जोड़ेंगे यानी ING फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म से फोर्थ फॉर्म इजी है, क्योंकि उसमें बस एक ही चीज़ करना होता है, वर्ब में ING जोड़ना, 2-3 चीज़ों को छोड़कर। वो 2-3 चीज़ें क्या है मैं अभी आपको बता रहा हूँ। अगर वर्ब के अंत में ई है तो ING जोड़ते समय आपको ए हटा देना है, अभी मैं एग्जाम्पल में समझाऊंगा। और अगर कोई वर्ब है जिसके अंत में कॉन्सोनेंट है और उसके एक ठीक पहले वावेल है, ध्यान दीजिए, अगर कोई वर्ब है उसके अंत में कॉन्सोनेंट है एक और एक वावेल उसके ठीक पहले है, तो जब उसमें ING जोड़ते हैं तो बाद का जो अक्षर होता है उसको डबल कर देते हैं। जैसे रन शब्द है, रन, तो इसमें देखिए लास्ट में कॉन्सोनेंट है, उससे पहले वावेल है, तो इसमें जब हम ING जोड़ेंगे तो लास्ट का अक्षर डबल कर देंगे, उसके बाद ING लिखेंगे। वैसे ही ये राइट शब्द है जिसके अंत में देखिए ई लगा हुआ है, ई लगा हुआ है, तो जब हम इसमें ING जोड़ेंगे तो ई को हटा देंगे। यही 2-3 नियम छोड़कर बाकी बहुत ही आसान है, ING आप जोड़ते चले जाएं। तो ध्यान दीजिए, रेखा चाय तैयार कर रही है। अब इसमें सब्जेक्ट ढूंढेंगे, अब फिर से मैं सब्जेक्ट बता रहा हूँ, वाक्य के अंत में 2 या 3 शब्दों से कौन का प्रश्न करके सब्जेक्ट मिल जाएगा। रेखा चाय तैयार कर रही है, कौन चाय तैयार कर रही है? रेखा, तो हमने लिख दिया रेखा।
अब इसके साथ हम सहायक क्रिया इज का प्रयोग करेंगे, इज, और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद इजमार लगाने के बाद वर्ब पर आ जाइए, वर्ब में आइंजी जोड़ दीजिए। तैयार कर रही है, रेखा कौन सा काम कर रही है? तैयार कर रही है। तो तैयार करना की अंग्रेजी प्रिपेयर होता है, उसमें हम जोड़ देंगे आईएनजी फॉर। रेखा इज प्रिपेयरिंग, क्या तैयार कर रही है? चाय, टी। ये ट्रांसलेशन बनके तैयार हो गया। गाइस यकीन मानिए बहुत इजी है, अगर आप बहुत अच्छे से इसको पढ़ते हैं तो क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। और इसको पहचानने का तरीका तो बहुत ही अच्छा है, इसमें रहा है, रही है, रहे हैं आज सब जुड़े होते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए कि कभी कभी हुआ है, हुई है, हुए हैं शब्द आ जाता है, लेकिन कार्य जारी होना चाहिए, वो मैं अभी आपको बता रहा हूं। ये सेंटेंस देखिए, रमन सोनू को गाली दे रहा है, तो इसमें कौन गाली दे रहा है? उत्तर मिला रमन, तो रमन यहां पे लिखेंगे, रमन। अब रमन सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर के साथ हम इज का प्रयोग कर देंगे, इज। फिर गाली देना क्रिया है, वो कौन सा काम कर रहा है? गाली दे रहा है। गाली देना की अंग्रेजी गायज होता है एब्यूज, लेकिन ध्यान दीजिए लास्ट में ई आ गया है, तो जब आईएनजी जोड़ेंगे और लास्ट में ई आएगा तो ई को हटाकर तब हम आईएनजी जोड़ेंगे इस वाले नियम के अनुसार। रमन इज एब्यूजिंग, गाली दे रहा है, किसको गाली दे रहा है? सोनू को। ध्यान रखिए क्रिया और ऑब्जेक्ट के बीच में का, की, के, को, से ये सब नहीं लिखा जाता है। किसको गाली दे रहा है? सोनू को। डायरेक्टली आप लिख दीजिए सोनू। रमन इज एब्यूजिंग सोनू, ये ट्रांसलेशन बनके तैयार हो गया। तो सिंगुलर के साथ आपको क्या करना है? इज लगा के क्रिया में फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म जोड़ देना है। सारे मेहमान कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, कभी कभी बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, सोए हुए हैं, इस तरह से सेंटेंसेज आ जाते हैं। तो इसमें देखिए कार्य जारी है, सारे मेहमान कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, माना वो बैठे हुए हैं तो बैठना उनका तो जारी है, माना 15-20 मिनट तक बैठे हुए हैं, बैठना जारी है, बैठना जारी है 15 मिनट तक, 20 मिनट तक, तो काम जारी होना चाहिए। अगर हुआ है, हुई है, हुए हैं, आया है तो भी वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बनेगा। तो इसे सारे मेहमान कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, कौन बैठे हुए हैं? सारे मेहमान यानी ऑल द गेस्ट। देखो बच्चों ध्यान रखिए कि आल के बाद दा लगना चाहिए, आल से पहले दा नहीं लगना चाहिए, दा आल नहीं होना चाहिए। आल द गेस्ट्स यानी ये बहुवचन है, सारे मेहमान है, ज़्यादा मेहमान है, तो प्लूरल नंबर है। प्लूरल के साथ आप आर लगा दीजिए। और अब ये कौन सा काम कर रहे हैं? बैठे हुए हैं, तो सिट लिखे। एक नियम और देखिए, अगर वाक्य के, अगर क्रिया के अंत में एक वाबल है, उससे पहले एक कॉन्सोनेंट, अगर क्रिया के अंत में एक कॉन्सोनेंट है, उससे पहले एक वाबल है, तो उसमें आखिरी अक्षर डबल कर देंगे, उसके बाद आईएनजी जोड़ेंगे। ऑल द गेस्ट्स आर सिटिंग, अब कहाँ बैठे हुए हो? कुर्सियों पर प्रीपोजिशन है, थोड़ा सा आगे आ जाएगा, ऑन द चेयर्स। ये ट्रांसलेशन बन गया। ऑल द गेस्ट्स आर सिटिंग ऑन द चेयर्स, सभी मेहमान या सारे मेहमान कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, इस तरह बनेगा। तुम एक पुरानी फिल्म देख रहे हो, तो इसमें सब्जेक्ट ढूंढेंगे, कौन देख रहे हो? तुम, तो यू लिख देंगे यहाँ पर, यू। अब इसके साथ सहायक क्रिया हम आर लगा देंगे, यू आर। फिल्म देखने के लिए, कोई नाटक देखने के लिए, सीरियल देखने के लिए, धारावाहिक देखने के लिए, जो चीज़ें हम ध्यान से देखते हैं, ध्यान लगा के एक ही चीज़ पर नजरें गड़ा के देखते हैं, उसको हम वॉच लिखते हैं। वॉच मतलब देखना, यू आर वॉच मतलब देखना। क्या देख रहे हो? एक पुरानी फिल्म। एन लिखा जाएगा, ओल्ड, यहाँ पे एन इसलिए लिखा गया क्योंकि पहला अक्षर वॉवेल है, एंड ओल्ड, और फिल्म की अंग्रेजी होता है मूवी। यू आर, सॉरी यहाँ पर आईएनजी नहीं जोड़ा मैंने, यू आर वॉच, वॉच में आईएनजी जोड़ देंगे, वाचिंग। यू आर वाचिंग, क्या देख रहे हो? एक पुरानी फिल्म, एन ओल्ड। मूवी का मतलब होता है फिल्म। तो वर्ब में आईएनजी जुड़ना चाहिए, आईएनजी जुड़ेगा तभी वो कंटीन्यूअस होगा। आईएनजी का मतलब होता है काम जारी रहना। उसकी माता जी अब कपड़े नहीं धो रही हैं, अगर निगेटिव है। अब जैसा कि मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट में पढ़ाया,
और अगर आपने ध्यान से उसको ऑब्जर्व किया, ध्यान से देखा, तो आपको ये मिला होगा कि जब वाक्य निगेटिव होता है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नाट लगती है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एम आर है, उसके बाद नाट लगा दीजिए। और जब हिंदी वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आता है तो हम उसको यस नो टाइप कहते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, सहक्रिया आगे कर देते हैं। कभी डू डज को आगे किए, कभी डिड को आगे किए, कभी बिल सेल को आगे किया, और आज सहक्रिया इज एम आर में से कोई एक आगे हो जाएगा। अगर क्वेश्चन वर्ड वाला आता है तो क्वेश्चन वर्ड पहले लिखे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखे, फिर सब्जेक्ट लिखे, तो इस तरह बन जाएगा। तो ये ध्यान दीजिए, ये मैं एक ही दिन में आपको बता रहा हूँ सारे सेंटेंसेस को। उसकी माता जी अब कपड़े नहीं धो रही हैं, कौन नहीं धो रही हैं, उसकी माता जी। पहले सब्जेक्ट लिख दीजिए हिज मदर, इसमें जी की इंग्लिश नहीं लिखते हैं। हिज मदर अगर निगेटिव है तो एक वचन के साथ सबसे पहले तो इज लगाइए, उसके बाद नाट लिख दीजिए, या शॉर्ट फॉर्म इजेंट लिख दीजिए। ये मैंने पहले ही सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको शॉर्ट फॉर्म बताया है। इज नाट का इजेंट होता है, आर नाट का आरंट होता है, और एम नाट का कोई फॉर्म नहीं होता है। तो हिज मदर इजेंट या इज नाट। अब पहले क्रिया पर आ जाएंगे। धोना की अंग्रेजी वाश होता है, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, वॉशिंग। क्या धो रही है, कपड़े यानी क्लोथ्स। अब की अंग्रेजी होता है नाउ, यानी जैसे बना रहे थे वैसे बनाओ, केवल क्या करना है, नाट को इंसर्ट कर देना है इज एम आर के बाद। बाकी तो पूरा नियम वही है, हिज मदर इज वॉशिंग क्लोथ्स नाउ, नाट अलग से लग गया। तो ये नाट लगाकर हमने निगेटिव सेंटेंस बना दिया। मैं अब उसे नहीं चिढ़ा रहा हूँ, कौन नहीं चिढ़ा रहा है, मैं। आई लिख दिए तुम, आई। आई के साथ एम का प्रयोग होता है। आई और एम का शॉर्ट फॉर्म हो सकता है, आई और एम का शॉर्ट फॉर्म आई एम होता है। ये ज़माना बहुत तेज़ी से बदल रहा है। सब चीज़ें जो थोड़ा लंबी होती हैं उनको शॉर्टकट लोग बनाते जा रहे हैं। तो अंग्रेजी भी इससे बची नहीं हुई है, उसमें भी निरंतर बदलाव होते जा रहे हैं। तो आई एम, अब नाट यहीं पे लगा देंगे, आई एम नाट। चिढ़ाना की अंग्रेजी टीज होता है, लेकिन ध्यान दीजिए जिस क्रिया के अंत में ई अक्षर आ गया उसमें ई को हटाकर तब हम आईएनजी जोड़ते हैं। आई एम नॉट टीजिंग, किसको चिढ़ा रहा हूँ, उसे। किसको का प्रश्न करके ऑब्जेक्ट ढूंढ लेंगे हम, हिम। नाउ मीन्स अब। तो ये ट्रांसलेशन आपका बन गया, आई एम नॉट टीजिंग हिम नाउ। अब आते हैं इंट्रोगेटिव पर। इंट्रोगेटिव में मैंने स्ट्रक्चर नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप फेयर कॉपी बना रहे हैं या नोट बना रहे हैं तो उसको लिख लीजिएगा। एस नो टाइप में जब क्या शब्द आगे आता है तो हम इज एम आर को आगे करेंगे। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर ये इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हुआ तो हम इजेंट या आरंट लिख देंगे, या फिर सब्जेक्ट के बाद नाट लगाएंगे, यानी इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नाट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये आप स्ट्रक्चर लिख लीजिएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, क्या घोड़ा बहुत तेज दौड़ रहा है, कौन दौड़ रहा है, उत्तर मिला घोड़ा। तो इसके साथ इज को आगे कर देंगे क्योंकि क्या शब्द आगे आया है। अब दौड़ रहा है कौन, घोड़ा, ये सिंगुलर नंबर है इसलिए इज लगा, तो यहाँ पे लिख देंगे द हॉर्स। इज द हॉर्स। अब दौड़ना की अंग्रेजी होता है रन, उसमें हम आईएनजी जोड़ेंगे लेकिन डबल कर देंगे। देखिए रन जो शब्द है इसमें लास्ट में एन आया है, उससे पहले एक वावेल आया है। तो ऐसे सिचुएशन में जब आईएनजी जोड़ते हैं, फोर्थ फॉर्म जोड़ते हैं, तो आखिरी का शब्द, आखिरी का जो अक्षर है उसको डबल कर देते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको बताया था। इज द हॉर्स रनिंग, क्या घोड़ा दौड़ रहा है बहुत तेज। वेरी मतलब बहुत, और फास्ट मीन्स तेज। इस प्रकार हम ट्रांसलेशन एस नो टाइप का बनाएंगे। बस ज़्यादा कुछ खास नहीं करना है, आपको इज़मार आगे कर देना है अगर क्या शब्द आगे आ गया है हिंदी वाक्य के। तो यहाँ देखिए, क्या चपरासी समय पर घंटी नहीं बजा रहा है, कौन नहीं बजा रहा है, चपरासी। चपरासी यानी सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर के साथ इज को हम आगे कर देंगे और चपरासी यानी सब्जेक्ट को लिख देंगे द प्यून। इज द प्यून। अगर निगेटिव है तो यही इजेंट लिख दीजिए, बात ही खत्म हो जाएगी, नाट लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन अगर यहाँ नाट नहीं लगाते हैं तो आप यहाँ पे लगा दीजिए।
इज द प्यून नॉट, अब बजाना की अंग्रेजी होता है रिंग, यानी घंटी बजाने के लिए रिंग लिखते हैं, उसमें आइन जुड़ जाएगा रिंगिंग। क्या बजा रहा है? घंटी यानी द बेल। तब हम उसके बाद लिखेंगे समय पर। समय पर की अंग्रेजी होता है एट टाइम। एट टाइम या इन टाइम हो जाता है। तो एस नोटाइप इस तरह से बनेगा। अगर क्या शब्द आगे आ गया तो इज एम आर को आप आगे कर दीजिए। इंट्रोगेटिव का डब्ल्यू एच टाइप, ये इसमें क्वेश्चन वर्ड आगे हो जाता है, ये आप जान ही गए होंगे। अगर लगातार आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो मुझे यकीन है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट शुड बी लर्नड, इट शुड बी मेमोराइज्ड। इसे एकदम कंठस्थ कर लिया जाना चाहिए, याद कर लिया जाना चाहिए क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड को आगे करेंगे, यानी इसका स्ट्रक्चर मैं बोल के आपको लिखवा दे रहा हूँ, अगर आप नोट बना रहे हैं तो उसमें लिख लीजिएगा। अगर डब्ल्यू एच टाइप इंट्रोगेटिव है तो आपको क्या करना है? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना है, फिर इज एम आर का प्रयोग करना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, यानी मैं प्लस प्लस करके बताता हूँ, क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर निगेटिव भी है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, या फिर शॉर्ट फॉर्म एजेंट या आरंट लिख देंगे। आई के साथ जो एम होता है, एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म नहीं होता है। तो ध्यान दीजिए, तुम धूप में क्यों खड़े हुए हो? खड़े हुए हो काम जारी है, इसलिए ये कॉन्टिन्यूअस है। तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी हम लिखेंगे व्हाई। अब खड़े हुए हो कौन? तुम, इसके साथ आर लग जाएगा, वाई आर। तब हम सब्जेक्ट लिखेंगे यू, वाई आर यू। खड़े होना की अंग्रेजी होता है स्टैंड, उसमें जुड़ जाएगा आई एन जी। वाई आर यू स्टैंडिंग, अब धूप में लिखा जाएगा इन द सन। वाई आर यू स्टैंडिंग इन द सन। सन माने धूप भी होता है, सनशाइन मतलब भी धूप होता है। ट्रेन इस स्टेशन पर क्यों नहीं रुक रही है? तो सबसे पहले क्यों लिखेंगे वाई। अब इसके साथ ट्रेन एक वचन है, कौन रुक रही है? ट्रेन एक वचन है, इसके साथ इज लगाएंगे, वाई इज द ट्रेन। अगर निगेटिव है तो यहीं पे नॉट लग जाएगा, नॉट। रुकना की अंग्रेजी स्टॉप होता है, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, डबल पी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा मैंने आपको बताया। वाई इज द ट्रेन नॉट स्टॉपिंग। अब इस स्टेशन पर, यानी एट दिस स्टेशन यहाँ पे लिख देंगे। तो इस तरह से डब्ल्यू एच टाइप हम बनाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया है। लेकिन कुछ सेंटेंसेज मैं अभी और आपको बताना चाहता हूं, अभी आप वीडियो में बने रहें। कुछ ऐसे क्वेश्चन वर्ड है जिनका अलग नियम है, उसे मैं समझाने जा रहा हूं। गाइस, हर टेंस आप बहुत अच्छी तरह से जब तक सीख नहीं लेंगे तब तक आपको अंग्रेजी जानने में बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। और अगर कोई कहे कि इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर की आवश्यकता नहीं होती है, तो मेरे हिसाब से वो बात गलत है। क्योंकि अगर आपको ये बोलना हो मैं बाज़ार जा रहा हूँ, किसी ने पूछा वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, तो आप बोले मैं बाज़ार जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट। तो अब इसमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस है कि नहीं है? किसी ने आपसे पूछा व्हाट विल यू ईट टुडे, आज तुम क्या खाओगे, तो तुमने कहा कि आज मैं कुछ फल खाऊंगा, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। टुडे आई विल ईट सम फ्रूट्स, बन गया। तो ग्रामर ही वो रास्ता है जिनसे अंग्रेजी की सभी कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं। ग्रामर अच्छी तरह जानिए। एक चीज़ ये देख लीजिए, हु और हुम में अंतर। इसका मतलब होता है कौन, और इसका मतलब होता है किसे या किसको। ये सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है और ये ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है। एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जब हु का प्रयोग होगा तो वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होगा, यानी हु ही सब्जेक्ट होगा। और अगर हुम का प्रयोग होगा तो वाक्य में सब्जेक्ट होगा लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं होगा, यानी हुम ही ऑब्जेक्ट होगा। दो सेंटेंस में समझते हैं, ऐसे बोलने से नहीं समझ में आता है।
दरवाजा कौन खटखटा रहा है? तुम किसे बुला रहे हो? अब डिफरेंस आप समझिए। दरवाजा कौन खटखटा रहा है? तो खटखटा रहा है कौन? दरवाजा कौन खटखटा रहा है? कौन खटखटा रहा है? कौन, यही कौन ही सब्जेक्ट है। हु के साथ सब्जेक्ट नहीं होता है, तो हु को सब्जेक्ट मानकर हम इसके साथ इज लगा दिए, हु इज। अब खटखटाना की अंग्रेजी होता है नॉक एट, तो नॉकिंग एट हो जाएगा। हु इज नॉकिंग एट, किसको खटखटा रहा है? दरवाजा यानी द डोर, इसमें ऑब्जेक्ट है। जब हु सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा, वो सब्जेक्ट के रूप में है, ये है, तो सब्जेक्ट नहीं रहेगा। और जब ये किसे शब्द आ जाएगा तो इसमें सब्जेक्ट रहेगा। भी देखिए, तुम किसे बुला रहे हो, किसको बुला रहे हो? किसे, सब्जेक्ट ढूंढिए पहले। बुला रहे हो, कौन बुला रहे हो? तुम। इसमें सब्जेक्ट नहीं है, इसमें सब्जेक्ट है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है। बुला रहे हो, किसको बुला रहे हो? किसे बुला रहे हो? तो किसे, यही ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, यही ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। तो पहले किसे की अंग्रेजी हम लिख देंगे whom। अब बुला रहे हो कौन? तुम, इसके साथ आर लगेगा, whom आर, तब सब्जेक्ट लिखेंगे यू। बुलाना की अंग्रेजी काल होता है, उसमें आइंदे जुड़ जाएगा, काले। अगर ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं तो आप निसंकोच, विदाउट एनी हेजिटेशन, यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई मोबाइल नंबर, पर्सनल मोबाइल नंबर। आप मेरे पर्सनल मोबाइल पर कांटेक्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं। और जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं वो किसी भी माध्यम के द्वारा आप मुझसे तत्काल समझ सकते हैं। मैं उसको हर हालत में सॉल्व कर दूंगा और समझा ही दूंगा। लेकिन वीडियो को अंत तक देखिए, कि एक चीज़ भली भांति समझिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो ये हु और हुम का चक्कर क्लियर हो गया। अब मैंने कुछ क्वेश्चन वर्ड आपको बताए थे, जैसे हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, व्हिच या इन व्हिच। हाउ मैनी, हाउ मच कितना, कितनी, कितने, हुज मतलब किसका, किसकी, किसके, व्हिच मतलब कौन सा, कौन सी, कौन से, इन व्हिच मतलब किसमें। तो ये क्वेश्चन वर्ड थोड़ा सा स्पेशलिटी रखते हैं, थोड़ा ये विशेष है, इनका एक अलग नियम है। इनका सबसे जो महत्वपूर्ण फेज़ है वो ये है कि हिंदी वाक्य में इनके ठीक बगल में जो चीज़ें लिखी रहती हैं, जिनसे ये प्रश्न पूछने का कार्य करता है, उसको भी क्वेश्चन वर्ड माना जाता है। इन क्वेश्चन वर्ड के बाद उसको भी लिखा जाता है। तो जैसे देखिए, वह कितना केला खरीद रहा है। और इसमें मैं एक डिफरेंस भी आपको बताता हूं। देयर इज डिफरेंस बिटवीन दिस सेंटेंस, अमॉन्ग दिस सेंटेंस, वो मैं आपको क्लियर कराने जा रहा हूं। आज कितने लड़के परीक्षा दे रहे हैं। ध्यान से इन सेंटेंसेस को देखिए। वह कितना केला खरीद रहा है, सबसे पहले तो क्वेश्चन वर्ड। अब क्वेश्चन वर्ड कितना के बगल क्या लिखा है? केला। वो उससे प्रश्न कर रहा है कितना केला, उससे ही प्रश्न कर रहा है कितना केला। तो वह कितना केला खरीद रहा है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, इनमें क्या है, ये मैं बता रहा हूं। खरीद रहा है कौन? वह। ध्यान दीजिए, खरीद रहा है कौन? वह। इसमें सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा। और इसमें देखिए, आज कितने लड़के परीक्षा दे रहे हैं, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड पे आइए, कितने लड़के। अब सब्जेक्ट ढूंढिए, आज कितने लड़के परीक्षा दे रहे हैं, कौन परीक्षा दे रहे हैं? कितने लड़के। जब क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट के रूप में ना आए तो इंट्रोगेटिव बनाएंगे, और जब सब्जेक्ट क्वेश्चन वर्ड, जो क्वेश्चन वर्ड है वो सब्जेक्ट के रूप में आ जाए, तब हम उसको अफर्मेटिव बनाते हैं, इंट्रोगेटिव के नियम से नहीं बनाते हैं। तो समझिए, पहले सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखिए कितना केला। कितना केला यानी केले को गिन सकते हैं, इसलिए हाउ मैनी लगेगा। हाउ मैनी
बनानाज। हाउ मैनी के बाद जो शब्द होता है वो हमेशा प्लूरल नंबर होता है। हाउ मैनी बनानाज, अब खरीद रहा है कौन, वह, इसके साथ इज लग जाएगा और फिर हम लिख देंगे ही। हाउ मैनी बनानाज इज ही, खरीदना की अंग्रेजी परचेज या बाई होता है, उसमें हम आईएनजी जोड़ देंगे, बाइंग। कुछ अपवाद भी हैं गायक, जैसे यहाँ पर लास्ट में कॉन्सोनेंट है, उससे पहले वॉवेल है, तो इसमें ये डबल हो जाना चाहिए, लेकिन ये अपवाद है, एक्सेप्शन है, इसमें नहीं लिखा जाएगा। कुछ चीज़ों को याद करना पड़ता है। आज कितने लड़के परीक्षा दे रहे हैं, कितने लड़के, सबसे पहले लिखिए हाउ मैनी बॉयज़, लड़के भी गिने जा सकते हैं, तो हाउ मैनी बॉयज़। अब परीक्षा दे रहे हैं कौन, कितने लड़के, यही सब्जेक्ट है तो इसके साथ आर लग जाएगा। परीक्षा देने के लिए एक शब्द है अपीयर, मतलब होता है परीक्षा देना, यानी परीक्षा देने के लिए इसी क्रिया का प्रयोग किया जाता है। हाउ मैनी बॉयज आर अपेयरिंग, क्या दे रहे हैं, परीक्षा, यानी द एग्जाम। या आप एग्जामिनेशन लिख दीजिए तो भी सही है। तो ये जो क्वेश्चन वर्ड है इनका यही नियम है कि इसके बगल में जो लिखा रहता है वो साथ में लिखा जाता है, प्लस अगर सब्जेक्ट कोई दूसरा है, क्वेश्चन वर्ड नहीं है, तो इंट्रोगेटिव बनता है, और अगर सब्जेक्ट क्वेश्चन वर्ड ही आ गया तो उसको अफर्मेटिव बनाते हैं। ये क्वेश्चन वर्ड में 2-3 और समझा रहा हूं आपको। तो ध्यान दीजिए, जैसे व्हाट शब्द है, व्हाट, उनको छोड़ दिया जाए, इसे कहा जाए क्या हो रहा है, यहां क्या हो रहा है। और एक सेंटेंस आ जाए जिसमें सब्जेक्ट हो, तुम यहां क्या कर रहे हो। अब डिफरेंस देखिए बिटवीन टू सेंटेंसेस। यहां क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कौन हो रहा है, क्या हो रहा है। एक्चुअली जब कोई चीज़ निर्जीव होती है, सजीव नहीं होती है, सब्जेक्ट को ढूंढने के लिए कौन या किसने, मैंने बताया है कि कौन या किसने का प्रश्न करने पर आपको सब्जेक्ट मिलेगा। लेकिन अगर आपको ये आभास होता है, इफ़ यू रियलाइज दिस, कि उसमें कोई भी सजीव चीज़ नहीं है, निर्जीव चीज़ है, तो आपको सब्जेक्ट क्या का प्रश्न करके मिलेगा, क्या का प्रश्न करके मिलेगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, इसमें कोई भी सजीव चीज़ नहीं दिख रही है, हो रहा है क्या, तो क्या यही सब्जेक्ट है। अब इसमें और कोई सब्जेक्ट नहीं है तो ये वाक्य अफर्मेटिव बनेगा। व्हाट इज, होना की अंग्रेजी हैपन, व्हाट इज हैपनिंग, अब हम लिख देंगे यहाँ की अंग्रेजी हियर। ये तरीका हुआ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, लेकिन इसमें सब्जेक्ट है, आप देख लीजिए प्यारे बच्चों, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कौन कर रहे हो, तुम, इसमें सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले क्या की इंग्लिश लिखेंगे, व्हाट। अब कर रहे हो कौन, तुम, इसके साथ आर लग जाएगा, व्हाट आर। तब सब्जेक्ट लिख देंगे यू, व्हाट आर यू। अब ये इंट्रोगेटिव बन रहा है। करना की अंग्रेजी डू होता है, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, डूइंग। अब यहाँ की अंग्रेजी हम लिख देंगे हियर। कभी कभी ऐसे सेंटेंस आते हैं, वह किस कमरे में सोया है या सोया हुआ है। अब यहाँ पे हुआ है शब्द आ गया, काम जारी है, कमरे में सोना, लेकिन ये जो किस शब्द है इसके बगल कमरे लिखा है, वो साथ में लिखा जाएगा। लेकिन उसके साथ अगर प्रीपोजिशन आ जाता है तो वो भी साथ में लिखा जाता है, यानी इन व्हिच, किस में हो गया, अब कमरा उसके बगल लिखा है वो भी लिख देंगे, इन व्हिच रूम। अब सोया हुआ है कौन, वह, इसके साथ इज लगाएंगे, इज, तब हम सब्जेक्ट लिख देंगे ही। सोना की अंग्रेजी होता है स्लीप, उसमें जुड़ जाएगा आई, स्लीपिंग। तो इस तरह से हम बनाएंगे। 2 सेंटेंसेस को और मैं बताता हूं जिसमें दोनों में डिफरेंस क्लियर करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि कॉन्टिन्यूअस टेंस आपको समझ में आ रहा है, आ चुका है। देखिए, वह किसका, वह किसका मोबाइल प्रयोग कर रहा है।
वह किसका मोबाइल प्रयोग कर रहा है, या एक सेंटेंस इस तरह आ जाएगा, तुम्हें किसका मित्र बुला रहा है। अब इसमें आप डिफरेंस समझिए, देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन टू सेंटेंसेस। वह किसका मोबाइल प्रयोग कर रहा है, कौन प्रयोग कर रहा है, वह सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट है तो ये वाक्य इंट्रोगेटिव बनेगा। तुम्हें किसका मित्र बुला रहा है, कौन बुला रहा है, किसका मित्र। इसमें सब्जेक्ट है किंतु, बट क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट के रूप में आया है। यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट के रूप में नहीं आया है तो ये वाक्य इंट्रोगेटिव बनेगा, और यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट के रूप में आया है तो ये वाक्य अफर्मेटिव के नियम से बनेगा, इंट्रोगेटिव के नियम से नहीं बनेगा। तो वह किसका मोबाइल प्रयोग कर रहा है, पहली बात तो किसका के बगल जो लिखा होता है वो साथ में लिखा जाता है, यानी हुज, और हम यहाँ पर लिख दिए मोबाइल, हुज मोबाइल। अब प्रयोग कर रहा है कौन, वह के साथ इज लगना चाहिए। हुज मोबाइल इज, तब सब्जेक्ट लिखना चाहिए ही, क्योंकि पहले क्वेश्चन वर्ड फिर सहायक क्रिया फिर सब्जेक्ट। अब प्रयोग करना कि अंग्रेजी यूज होता है, उसमें ई लास्ट में आ रहा है तो ई को हटा के हम लिख देंगे यूजिंग। हुज मोबाइल इज ही यूजिंग बन गया है सेंटेंस, और इसमें यही क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट है। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, तुम्हें किसका मित्र बुला रहा है, किसका मित्र, ये सब्जेक्ट है, हुज फ्रेंड। अब ये सब्जेक्ट है तो इसके साथ डायरेक्टली इज लगा के क्रिया लिख देंगे, यानी कॉल मतलब बुलाना, उसमें हो जाएगा कॉलिंग। किसको बुला रहा है, तुम्हें, यानी यू। तो ये कंटीन्यूअस टेंस मैंने आपको बता दिया, और मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस अच्छी तरह से समझ में आ गया है। लेकिन मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, आप मेरे वीडियो को नए सिरे से देख रहे हैं, अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़, मैं अभी नया हूँ, मेरे चैनल को शेयर करिए जितना भी हो सके, ताकि मुझे इंस्पायरेशन मिले और मैं आपके सामने वीडियोज़ में नए मेथड के साथ, नए उत्साह के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। तो कंटीन्यूअस मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आपको आ गया है। अगले वीडियो में पास्ट कंटीन्यूअस, जो कि इसी तरह से है, बस थोड़ा सा बदलाव है, उसके साथ अगले वीडियो में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।